हेलो दोस्तों, एक बार फिर इस चैनल में सभी का स्वागत है। हमने अब एक चैप्टर स्टार्ट किया था मांग। लंबे समय से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है उस पर क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज थोड़ा समय मिला है तो सोच रहा हूँ मैं एक वीडियो और बना दूँ उस पर। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि भाई मांग क्या होती है और उसके निर्धारक तत्व क्या हैं। तो बच्चों से अनुरोध है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं और अगर उन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो देख लें, जिससे उन्हें ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। आज के क्लास में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो मांग का नियम और मांग के नियम के कारण क्या हैं। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रही तो कोशिश करेंगे एक टॉपिक और इसमें डिस्कस कर लें कि भाई मांग के नियम का अपवाद क्या होता है। लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो यही दो टॉपिक डिस्कस करके बाकी जो टॉपिक्स हैं, एक दो टॉपिक अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो थोड़ी बोरियत भी फील होती है और ये भी रहता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो आप एक बैठक में नहीं देख पा रहे हैं। तो कोशिश हमेशा यही होना चाहिए, जब आप YouTube चैनल से कोई भी किसी भी चैनल से अगर आप प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो कोशिश यही होना चाहिए कि वो पूरी वीडियो जो है एक ही बार में देख लिया जाए, क्योंकि एक बार में देखने में वो तारतम्यता बनी रहती है। आप लगातार कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं वो बनी रहती है, आपको समझ में जा जाता है। लेकिन अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे भाई 5 मिनट का देखने के बाद फिर 5 मिनट का, तो वो बात नहीं बन पाती है। इसलिए ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं डाली जाएंगी, छोटी वीडियो ही डाली जाएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मांग का नियम क्या है। तो देखिए, सामान्य रूप से आप सब जानते हैं कि मांग का नियम क्या है। ये हर घर में अप्लाई होता है। अगर बात करें तो देखो क्या होता है कि देखा जाए तो हर साल क्या होता है कि प्याज और टमाटर के कीमतें जो हैं बढ़ती हैं। तो आप सब अपने घर में ही ऑब्जर्व करके देखना कि जब प्याज और टमाटर की कीमतें बढ़ती हैं, हर साल प्याज 80 रुपये 100 रुपये किलो हो जाता है, टमाटर भी ऐसे ही 80 रुपये 100 रुपये किलो हो जाता है। तो उस समय आप अपने घर में देखना कि क्या प्याज और टमाटर की मात्रा उतनी ही आ रही है जितनी जब वो 30 या 40 रुपये किलो थी तब आती थी। ठीक है, तो आपको मांग का नियम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने प्याज और टमाटर इसलिए कहा है क्योंकि ये तो हर साल का वो है कि हर साल इसकी कीमत जरूर एक टाइम ऐसा आता है, चाहे 15-20 दिन के लिए ही आए, कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि घर में क्या देखेंगे कि भाई जो जैसे ही 100 रुपये या 80 रुपये किलो प्याज या टमाटर हो जाती है तो घर में आने वाली मात्रा जो है प्याज और टमाटर की वो कम हो जाती है। जहाँ पर 30 या 40 रुपये किलो थी तो हम कहीं 1 केजी लेकर आ रहे थे, वहीं पे क्या होता है कि जब वो 80-100 रुपये किलो हो जाएगा तो आधा किलो या 250 ग्राम से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, तो बस बिल्कुल यही मांग का नियम है कि जब किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो उस वस्तु की मात्रा की मांग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है तथा कीमत घटने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, साधारण सा बिल्कुल डेफिनेशन है। मैंने पहले ही कहा था, पहले वीडियो में कहा था कि मांग से आसान चैप्टर कोई नहीं है। अगर आप इसको समझेंगे तो इसे बहुत अच्छा स्कोर होता है। अन्य बातें समान रहने पर, मैंने एक वर्ड लिखा है अन्य बातें समान रहने पर। अब इसको भी डिस्कस करेंगे ये चीज क्या है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा रहता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये अन्य बातें समान रहने पर है क्या। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत घटने पर मांग की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो
साधारण शब्द में कहा जाए तो कीमत और मांगी गई मात्रा में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट, जिसे कहते हैं ऋणात्मक संबंध है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। अब मैंने कहा ये देखिए अन्य बातें समान। अब ये अन्य बातें क्या है, या अन्य बातें स्थिर रहने पर, ठीक है, तो ये अन्य बातें क्या है, इंग्लिश में कहते हैं अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो ये है क्या, तो जो हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने निर्धारक तत्व पढ़े थे, इसीलिए मैंने कहा है कि जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख ले। तो जो हमने इससे पहले निर्धारक तत्व पढ़े थे उनमें हमने कई सारे निर्धारक तत्व पढ़े थे। तो उसमें सबसे पहला तत्व था वस्तु की अपनी कीमत, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है, अन्य बातें हैं। ठीक है, जैसे भाई मौसम, मौसम प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, फैशन, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय आदि लगा लो। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब अन्य बातें हैं। कि वस्तु की अपनी कीमत छोड़ के जिनसे भी मांग प्रभावित होता है वो सब क्या है, अन्य बातें हैं। अब देखो ये यहां पे लिखा अन्य बातें समान रहने पर, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें परिवर्तन होगा तो मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। एक एग्जांपल समझाता हूं, सिंपल सा है, उपभोक्ता की आय है। अब देखिए उपभोक्ता की आय अगर बढ़ रही है, इसकी आय 100 थी, अब 200 हो गई, तो भाई वस्तु की कीमत बढ़ने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो इजीली उस चीज को परचेज कर पाएगा। तो ये समान होना चाहिए, मतलब अगर 100 रुपए थी आय तो 100 रुपए ही रहना चाहिए। तब कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा कि भाई मांग का नियम अप्लाई होगा, उसकी मांगी गई मात्रा कम होगी। अब मान लीजिए मौसम की बात करें, अब देखिए विंटर सीजन आ रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो अब क्या होगा कि जो हम गर्मियों में कपड़े पहन रहे थे, पतले पतले से टी शर्ट वगैरह, हाफ वगैरह, वो सब बिल्कुल सस्ते दामों में मिलेंगी, लेकिन लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। जबकि मांग के नियम ये कहता है ना कि भाई कीमत कम हो तो उसकी मात्रा ज्यादा खरीदने चाहिए। और अभी क्या होगा, जो वूलन कपड़े हैं, ऊनी गर्म कपड़े, उनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उनको परचेज करना पड़ेगा क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो गया। तो ये मांग का नियम तभी अप्लाई होगा जब ये क्या हो, समान हो, इनमें कोई परिवर्तन ना हो। जिस मौसम की बात कर रहे हैं उसी मौसम की ही बात करेंगे। ठीक है, उपभोक्ता की आय जितनी है उतनी हो तभी फर्क पड़ेगा। सीधी सी बात है, कोई चीज 20 रुपए की मिल रही है, आज 50 रुपए की मिलनी शुरू हो चुकी है। मेरी आय 20,000 थी, अब मेरी आय मान लो 50,000 हो गई, तो उस 25 रुपए की जगह 50 रुपए की मिल रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी आय भी तो बढ़ गई है। तो क्या होना चाहिए, वो जो अन्य बातें हैं, मतलब जो ये इसके मान्यताएं हैं, इनको मान्यता भी कहते हैं, अजम्पशंस कहते हैं, ये बिल्कुल स्थिर होना चाहिए कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होते, प्रतिस्थापन वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है प्रतिस्थापन वस्तु, वो पहली वीडियो देख लें। ठीक है, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वहीं पे उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो उपभोक्ता है, जनसंख्या में परिवर्तन। ठीक है, अगर हम क्या करें, बाजार मांग की बात करें, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड होगी ना। ठीक है, तो वहां मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। सिंपल सा डायग्राम है, वैसे मैंने उस टाइम बनाया था। तो देखिए ये है कीमत और ये मांग की मात्रा। ठीक है, कीमत 1 2 3 4 5, यहां मैं क्वांटिटी लिख देता हूं, थोड़ी जगह चाहिए। ठीक है, अब अभी हमने क्या कहा कि भाई जब कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा कम होती है। तो मैंने क्वांटिटी ले लिया 50 40 30 20 10, ये क्वांटिटी होगी। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मांग की मात्रा कम हो रही है। आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इरेज कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं डायग्राम बनाने के लिए। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल साधारण सा डायग्राम है। यहां पर हमने कीमत रख दिया, यहां पर मात्रा रख दी। ठीक है,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 20 30 40 50। देखिए जब कीमत 1 है तो मात्रा कितनी है 50, तो ये गई कीमत 1 है तो 50। जब कीमत 2 है तो मात्रा है 40, और कीमत 3 है तो 30, 4 है तो 20, 5 है तो 10। ये हो गया आपका डिमांड कर्व मांग का नियम। अब मैंने जब पहली बार ही वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि जब भी किसी चीज में ऋणात्मक संबंध होगा तो डायग्राम हमेशा स्लोप डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की ओर ढालू रहेगा। और अगर धनात्मक होगा, धनात्मक मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, तो उसे धनात्मक कहते हैं। तो हमेशा अपवर्ड जाता है, ऊपर की साइड जाता है। ठीक है, तो ये मांग का नियम हो गया, बिल्कुल सिंपल था। अब देखते हैं मांग के नियम के कारण क्यों है, कारण क्या है। अब ये क्वेश्चन कैसा जाता है कारण, कि भाई किसी वस्तु की कीमत कम होने पे हम ज्यादा वस्तुएं क्यों खरीदते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो कारण ही है, उस कारण को देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, देन उस कारण को देखेंगे कि भाई मांग के नियम का कारण क्या है। देखिए पहला कारण मांग के नियम का तो सीमांत उपयोगिता है। अभी इसको डिस्कस करेंगे। उसका दूसरा कारण है उपभोक्ता की आय। तीसरा कारण प्रतिस्थापन वस्तु। चौथा कारण उपभोक्ता की संख्या। पांचवा कारण विविध उपयोग, विविध उपयोग। अब एक एक करके समझे। सबसे पहले मैंने लिखा है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, या इसको मैं पूरी तरह से लिखूं तो कहेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब यह ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, यह हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहां पर बता देता हूं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, कोई चीज उपभोग करते हैं, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, अब देखो एक उपभोक्ता, हमने उपभोक्ता संतुलन भी जो है डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक उपभोक्ता कहां पर संतुलित होता है, जहां पर MUX इक्वल होता है PX के। ठीक है, अब उपभोक्ता क्या करता है कि भाई जैसे किसी चीज की मात्रा, किसी भी चीज की कीमत तभी ज्यादा देने के लिए तैयार होगा जब उसकी उपयोगिता उससे ज्यादा होगी, और वो यहां पर क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो उसे लॉस होगा। तो कीमत कम होती है जैसे जैसे, तो उसकी उपयोगिता बढ़ने लग जाती है। कह सकते हो साधारण शब्दों में कि जैसे किसी चीज की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ने लग जाती है। ठीक है, और कीमत ज्यादा होने से उसकी संतुष्टि कम होने लग जाती है, तो उस चीज को कम खरीदता है। इसको हम एक शेड्यूल से भी समझ सकते हैं। मान लो MUX है, ये मैंने सिंपल 20 16 14 12 ले लिया, और PX मान लो 4 4 4 4 ले लो। ठीक है, और M इक्वल टू 4। ठीक, पूरा फॉर्मूला था, आप सबको अगर याद हो आप सब प्लीज सेकंड चैप्टर जरूर देख लेना, तब ये समझ में आएगा। ये फॉर्मूला था। अब मैं PX से MUX को PX से अगर डिवाइड करता हूं तो देखिए क्या आता है, यहां पर आएगा आपका 5, यहां जाएगा 4, सीधी सी बात है। उसके बाद देखिए 3.5 आ जाएगा,
और उसका 3 आ जाएगा, तो उपभोक्ता संतुलित यही हो जाएगा। अब इस कीमत पे वो इस वस्तु की 2 ही क्वांटिटी खरीदेगा, 1 और 2, यहां पर वो संतुलित हो गया, सीधी सी बात है। लेकिन अब हम अगर इसकी कीमत क्या कर दें, कीमत जो है बदल दें, 3 कर दें, मान लो मैंने 3 कर दिया है, तो देखिए उसकी संतुष्टि कहां होगी और संतुलित कहां होगा। भाई 3 से डिवाइड करूंगा इसको, यहां पर 3 से डिवाइड करूंगा अगर मैं इसको, तो यहां पर आएगा 6.2 के करीब, 3 6 18 2 20, 6.6 के करीब। इसको 3 से डिवाइड करूंगा है तो 5.3 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 12 6, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 4। अब इसके बराबर हुआ MUM के, मतलब अगर 3 रुपए हो जाती है कीमत तो क्या करेगा वो, 1 2 3 4 चारों क्वांटिटी ले लेगा, वो चारों क्वांटिटी ले लेगा क्योंकि उसकी संतुष्टि बढ़ गई है। अब जाकर देखो ये इसके बराबर है, फॉर्मूला क्या कहता है कि जहां पर ये MUM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उपभोक्ता ज्यादा मात्रा में खरीदता है। सीधी सी बात कहा जाए, जैसे से किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो जो है उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ जाती है और वो ज्यादा मात्रा खरीदता है, और अगर कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की संतुष्टि कम हो जाती है और वो कम मात्रा खरीदता है किसी वस्तु की, ठीक है। अब बात करते हैं भाई उपभोक्ता की आय। अब देखिए उपभोक्ता की आय क्या कहता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। उपभोक्ता की आय क्या कहता है, देखिए जब किसी चीज की कीमत कम होती है, किसी भी चीज की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है, या सिंपल से उसमें कह दे कि कुछ ना कुछ बचत हो जाती है जिससे वो उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई चॉकलेट है 10 रुपए की है, एक चॉकलेट 10 रुपए की है, अब कोई 4 खरीदता है 40 रुपए लगते हैं, सीधी सी बात है। अब चॉकलेट मान लो 8 रुपए की हो गई, तो अब 4 खरीदेगा तो 32 लगेंगे, कितने बच गए उसके पास, 8 रुपए बच जाएंगे। इस 8 रुपए से क्वांटिटी लिख देता हूं, 4 क्वांटिटी खरीदी है उसने, ये प्राइस हो गया और ये Y टोटल इनकम हो गई, ये P चलो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 32 रुपए, 8 रुपए से बच गए। अब 8 रुपए की वो एक क्वांटिटी और खरीद सकता है ना, तो अब क्या हुआ कि अब 8 रुपए है तो उसकी 5 क्वांटिटी खरीद सकता है और तब जाकर 40 रुपए खर्च होंगे। तो क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है जिससे वो अधिक मात्रा खरीदता है, और ज्यादा होने पे उसकी वास्तविक आय कम हो जाती है इसलिए वो कम जो है वस्तु की मात्रा खरीदता है। फिर क्या है, उसके बाद प्रतिस्थापन वस्तु है। अब प्रतिस्थापन वस्तु के बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफी कुछ बताया है, फिर भी यहाँ छोटा सा बता देता हूं कि प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेप्सी और कोका कोला, ठीक है। अब इसी से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए पेप्सी की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, कोका कोला की तरफ आ जाएंगे, तो पेप्सी की मांग अपने आप कम हो जाएगी। और अगर पेप्सी की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो लोग कोका कोला भी पीते थे वो भी पेप्सी की तरफ आ जाएंगे, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन वस्तु का इफेक्ट कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। फिर है उपभोक्ता की संख्या। अब जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था आप सबको मांग का, तो मैंने कहा था एक वर्ड होता है योग्यता। योग्यता मतलब मुद्रा, मनी, ठीक है। अब देखो किसी वस्तु की कीमत कम होने पे क्या होती है, बहुत सारे उपभोक्ताओं की योग्यता बढ़ जाती है उसको परचेज करने की। जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, अब मेरी इनकम 100 रुपए है और वस्तु जो है वो 150 की आ रही है, ठीक है। तो मेरी तो योग्यता ही नहीं है इसको परचेज करने की, लेकिन अगर उसकी कीमत घट के 100 रुपए हो गई तो मेरी भी योग्यता हो जाएगी उसको परचेज करने की, मैं भी परचेज कर सकता हूं। अब मेरी इच्छा होगी तो मैं इसको परचेज करूंगा। तो क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत कम होने पे बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो उसकी इच्छा रखते थे और कीमत कम होने पे उनकी योग्यता भी हो जाती है उसको परचेज करने की, तो उपभोक्ताओं की जनसंख्या बढ़ जाती है, उस चीज को ज्यादा खरीदने लग जाते हैं।
और कीमत ज्यादा होने पे ज्यादा, बिल्कुल अपोजिट समझ लीजिए। जो उपभोक्ता उस चीज को खरीद रहा होता था, अब कीमत ज्यादा हो गई तो क्या हो गया कि उसने खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये उपभोक्ता की जनसंख्या में वृद्धि होती है कीमत कम होने पे। नाउ विविध उपयोग। अब जिन वस्तुओं के बहुत सारे उपयोग है, जैसे दूध मान लीजिए भाई, चाय बनाई जाती है, दही बनाई जाती है, पिया जाता है, खीर बनाई जाती है, मिठाई बनाई जाती है, पनीर बनाए जाते हैं, 36 काम होते हैं। तो जिनके विविध उपयोग हैं, तो अगर कीमत कम होती है उन वस्तुओं की तो लोग उसको कई सारे उपयोग में लेने जाते हैं और डिमांड ज्यादा करने जाते हैं। जैसे मान लो ऐसे किसी घर में चाय बन रही है 65 रुपए लीटर दूध है, चाय बन रही है। अब वो 65 की जगह 30 हो जाए तो क्या करेंगे, वो क्वांटिटी बढ़ा देंगे और आप पीना भी शुरू कर देंगे। अच्छा 20 हो जाए तो भैया अब दही भी बननी शुरू हो जाएगी, तो डिमांड तो बढ़ेगी ना भाई दूध की, जब सारे काम होंगे। तो जिन वस्तुओं के विविध उपयोग होते हैं, जब कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उसको विभिन्न प्रकार के अलग अलग उपयोग में ले जाता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और कीमत कम होने पे क्या करेगा, वो मेन काम में ही लेगा। कीमत ज्यादा होने पे वो जो मेन काम होगा उसी में लेगा, इसलिए डिमांड कम करेगा। तो ये कारण थे। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई वस्तु की कीमत कम होने पे लोग ज्यादा डिमांड क्यों करते हैं, तो तब भी यही कारण है। क्वेश्चन ऐसा आता है मांग के नियम के पीछे कारण बताओ, तब भी यही बताने हैं। ठीक है, या वस्तु की कीमत ज्यादा होने पे मांग क्यों कम होती है, तब भी यही कारण है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा कर आ सकता है, आप सबको यही कारण बताना है मांग के नियम के लिए। तो आज के इतने ही। अगले वीडियो में हम इसके अपवाद वगैरह लेकर आएंगे, 2-3 टॉपिक फिर लेकर आएंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं, तो चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू।